हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश। और इंग्लिश में हम लोग इससे पहले पार्ट ऑफ सेंटेंस सभी चैप्टर उसके कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत जितने भी चैप्टर्स आते थे सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक तरह से हमने जितने भी क्लास अभी तक किए हैं उसमें क्या है कि अब हम लोग जो पढ़ेंगे, जैसे जब टेंस पढ़ेंगे, फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो इन सब भागों में आपको सबसे ज़्यादा अनिवार्य चीज़ जो होगा वो होगा पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्योंकि ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है ये बेस होता है, और यदि आप उसको कंप्लीट किए हैं, अच्छे से उसका नोट्स बनाए हैं, अच्छे से उसको याद किए हैं, जो जो बातें कही गई हैं, तो आपको टेंस जो होगा एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। कोशिश हमारी यहाँ पर भी वही होगा कि आपको एकदम सरल शब्दों में मैं बताऊं और आपको क्या हो समझ में आ जाए। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो आज की क्लास जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है क्या होगा, टेंस एंड देयर फॉर्म्स। टेंस क्या होता है और उसके फॉर्म्स क्या होते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बताया कि आपको सेंटेंस आना चाहिए। मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हम लोग 5-6 क्लास में पढ़े हैं सारे चैप्टर्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप पहले जाकर उन क्लास को कवर कीजिए, उसके बाद आप टेंस की क्लास को देखिए, तो क्या होगा कि आपको आसानी से टेंस समझ में आ जाएगा। और यदि आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेंस एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो टेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंस होता क्या है, और सबसे ज़्यादा मुद्दा यहीं पर होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि ये टेंस आखिर है क्या। बहुत लोग कहते हैं टेंस मतलब काल। टेंस को हिंदी में काल ही कहते हैं, सही बात है कि ये टेंस का हिंदी हो गया काल। तो टेंस का मतलब होता है कि जब कोई कार्य हो, क्या हो, जब कोई कार्य हो या कोई घटना हो, मतलब किसी कार्य या घटना के समय को, किसको, किसी कार्य या घटना के समय को व्यक्त करने के लिए जो वर्ब होती है उसके फॉर्म को अलग अलग, मतलब इसके जो अलग अलग जो फॉर्म होते हैं उसका जो प्रयोग किया जाता है वो इस समय को डिनोट करने के लिए टेंस के अंतर्गत। नहीं समझ में आया? चलिए ऐसे समझते हैं। अब जो बोर्ड पे लिखा गया है उसको ध्यान से देखिए। और टेंस, जैसे मान लीजिए टेंस होता क्या है, टेंस एक प्रकार का समय है ना। टेंस क्या है, टेंस जो होता है वो एक प्रकार का समय है। मतलब ये है, जैसे आप कहते हैं कि 11 बज गए, आपने क्या कहा, 11 बजे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो 11 बजे आपने कहा ये एक प्रकार का क्या है, समय है, टाइम है। आपने कहा 11 मंथ या 11 महीने हो गए, तो ये जो आपने 11 महीने कहा ये भी एक प्रकार का समय है ना। लोग पूछते हैं कितने महीने का समय हुआ, तो 11 महीने का। आपसे पूछा गया कितने साल हो गए, आपने कहा 2 साल, 2 ईयर्स, इसका मतलब ये भी समय है। तो मतलब कुल मिलाकर ये जो आप टेंस पढ़ेंगे, टेंस ये भी एक प्रकार का क्या है, समय है। ठीक है, टेंस भी एक प्रकार का समय है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इनके जो फॉर्म्स होते हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे आप किसी सेंटेंस को बोलेंगे तो वो किस समय के हिसाब से बोला जा रहा है उस टेंस के विषय में बताएगा। और ये जो टेंस होता है किसी भी सेंटेंस के समय को ही बताता है ना। जैसे आपको कहा गया कि मैं एक पत्र लिखता हूं, तो आप कहेंगे कि यह जो समय दिखा रहा है ये प्रेजेंट का दिखा रहा है। आपने कहा कि वह एक पत्र लिखा, ये जो समय दिखा रहा है ये पास्ट का दिखा रहा है। यदि आपसे कहा कि वह एक पत्र लिखता होगा, तो ये जो समय दिखा रहा है फ्यूचर को दिखा रहा है। मतलब ये जो टेंस होगा ये किसी समय को दिखाएगा। किस समय को दिखाएगा, आइए उसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो टेंस होता है उसको कैसे समझेंगे। टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो टेंस होता है, टेंस के 3 भाग होते हैं। ठीक है, टेंस के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला होता है प्रेजेंट, और उसके बाद पास्ट,
और उसके बाद फ्यूचर। ध्यान से देखते रहिए और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। अब जब हम लोग टेंस को पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। उसके बाद जब पढ़ेंगे तो पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। उसके बाद जब पढ़ेंगे तो फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो भी हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, इनके सबके चार चार भाग होते हैं, है ना। चाहे प्रेजेंट में बात की जाएगी, चाहे पास्ट में बात की जाएगी, चाहे फ्यूचर में बात की जाएगी, सबके कितने भाग होंगे? चार चार भाग होंगे। कौन कौन से भाग होंगे भाई? पहला होगा इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कंटिन्यूअस। तीसरा होगा परफेक्ट और चौथा क्या होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये जब प्रेजेंट में हम लोग पढ़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब पास्ट में पढ़ेंगे तो पास्ट के हिसाब से देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जब फ्यूचर में पढ़ेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस हिसाब से यदि देखें तो प्रेजेंट में 4 उप टेंस हो गए और पास्ट में 4 हो गए और फ्यूचर में भी 4 हो गए। इस हिसाब से 12 उप टेंस हो गए। यदि आपसे कोई कहता है कि टेंस के कितने भाग हो गए, तो टेंस के एक भाग प्रेजेंट हो गया, एक भाग पास्ट हो गया और एक भाग फ्यूचर हो गया। उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि सभी टेंसों के 4-4 उपभाग हैं, उप टेंस कह सकते हैं इसको, है ना। तो उप टेंस में आपको क्या होगा? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, अब इन्हीं भाग में हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस का महत्व क्या है। अब इसी के अंतर्गत हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सेंटेंस की बारी आएगी तो आप लोग सेंटेंस पढ़े रहेंगे तो अब यहाँ से अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर काइंड्स ऑफ सेंटेंस का भी जो होगा चर्चा होगा और पार्ट ऑफ सेंटेंस का भी चर्चा होगा। तो आपको तो सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए और आशा करते हैं कि यदि आप कंटिन्यूस क्लास देख रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो जब हम लोग चाहे इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, चाहे कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सभी भागों में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। तीसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे भाई? तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथे नंबर पे क्या पढ़ेंगे? चौथे नंबर पे पढ़ने के लिए देखिए एक चीज ध्यान देना है कि हर जगह चर्चा होती है, हमने शामिल भी इसको किया है इसलिए कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका चर्चा हम लोगों ने पहले क्लास में किया है। हमने बताया था कि सेंटेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जो भी हमने बताया था। उसके बाद हमने वहीं पर चर्चा किया था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दोनों असर्टिव सेंटेंस के भाग होते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमने बताया था कि इसके 2 भाग होते हैं, एक ओपन इंडेड सेंटेंस होता है, एक क्लोज इंडेड सेंटेंस होता है। एक सेंटेंस में आपका क्या से, हिंदी में क्या से प्रारंभ होगा, क्या वह खाना खाता है, क्या वह नाचती है, क्या राधा बाजार गई। तो जब वो क्या से प्रारंभ होगा तो आपका हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। या तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना होगा तो हिंदी में हम क्या करेंगे? क्या, क्यों, कब, कैसे, किस लिए को किसी सेंटेंस के बीच में, प्रारंभ में न रखकर बीच में रखते हैं, तब वो इंट्रोगेटिव जो प्रारंभ होता है वो WH वर्ड से प्रारंभ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। हमने आपको क्लियरली बताया है कि जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आएगा तो कुछ नहीं करना है, पहले हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर लेना है। उसके बाद जहाँ पर भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगा देना है, तो वो सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये रहा टेंस के बारे में, टेंस और उसके फॉर्म्स के बारे में। तो यहाँ से हम लोग टेंस को प्रारंभ करते हैं, एक एक टेंस को पढ़ेंगे अच्छे से और एकदम समझते हुए। जहाँ पर भी यदि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमको यहाँ पर ये प्रॉब्लम है या ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, आपको तुरंत समाधान दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रारंभ करेंगे सबसे पहले क्या, प्रेजेंट टेंस। हमने आपको बताया कि टेंस को हम लोग 3 भागों में डिवाइड किया है, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। मतलब वर्तमान काल, मैं खाना खाता हूँ, आपने कहा कि मैं वो खाना खाता हूँ, तो इसका मतलब आप किस समय में हैं, वर्तमान में हैं, प्रेजेंट में हैं। यदि आप कह दिए कि मैं खाना खाता था, मैं बाजार जा चुका था, तो आप तो पास्ट की बात कर रहे हैं, बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। जब बीते हुए समय की बात होगी तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। यदि आपने कहा कि मैं खाना खा चुका हूँगा, वह गाना गा रही होगी, ये कब की बात हो रही है, भविष्य की, आने वाले समय की बात हो रही है। तो आने वाले समय के लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग प्रारंभ में स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से, और प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखेंगे कि 4 भाग को डिवाइड करेंगे इसी तरह से, है ना। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। और उसके बाद जब इंडेफिनिट देखेंगे तो इंडेफिनिट की ये 4 भाग हम लोग देखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब हिंदी में होता है वर्तमान काल। इस टेंस में क्या होता है, जो वर्ब होता है उसके फॉर्म द्वारा यह प्रकट किया जाता है कि वर्तमान समय में कोई कार्य हो रहा है, वर्तमान समय में कोई कार्य किया जा रहा है। जो भी कार्य होगा प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत वो वर्तमान समय में होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि ये जो प्रेजेंट टेंस है इसके 4 भाग हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर कहते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ता है, ती है, ते है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई हिंदी में वाक्य लिखा गया है, सेंटेंस लिखा गया है, तो उसके अंत में क्या होना चाहिए, ता है, ती है, ते है ना। उसके अंत में क्या होना चाहिए, ता है, ती है, ते है। तब जाकर आप समझ जाएंगे कि वो किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब आपको इतना याद रखना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे होती है, इसके हिंदी वाले शब्द में ता है, ती है, ते है लगा होगा। तो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी आना चाहिए हमको। तो ये जो प्रेजेंट टेंस होता है, इससे क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई कार्य सामान्य रूप से वर्तमान में हो रहा हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके अंतर्गत हम लोग 4 चीज़ों को पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को सबसे पहले ध्यान से देखते हैं। अब स्ट्रक्चर आपको हर जगह मिलेगा, स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। हम आपको बता दें कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, हमने आपको पहले से ही स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कब सब्जेक्ट आता है, कब वर्ब आता है, सारी चीज़ें आपको बता दिया है हमने पहले ही। और यहाँ पर भी आपको बताएंगे, आप बस ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। अब हमने आपको बताया था सब्जेक्ट 2 भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक तरह से एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। और हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट को पहचानना होगा। तो सब्जेक्ट को हम लोग कौन लगा सकते हैं, यदि वर्ब में हम लोग कौन लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और यदि सब्जेक्ट मिल गया तो आराम से आप पहचान जाएंगे कि यह कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये कि सिंगुलर हो कि प्लूरल है। अब यहाँ पर हमने पहले से ही आपको बता रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, कौन कौन से वर्ब सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से वर्ब प्लूरल होते हैं,
कौन कौन से वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कौन कौन से वर्ब मेन वर्ब होते हैं, सारी चीज़ें हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये देखना और आपको समझना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले बात हुई है किसकी, सब्जेक्ट की। तो जब सब्जेक्ट की यहाँ पर बात हुई है तो वहाँ पे ही, सी, इट और अदर सिंगुलर लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इतना याद रखिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। और कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से वर्ब सिंगुलर होते हैं बता चुके हैं, तो उसको जाकर देख लीजिए यदि नहीं आपको आता है तो। यहाँ पर सब्जेक्ट यदि हमने कहा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक बात हमेशा नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन में लिख लीजिए कि अपने मेन फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है। यदि आपने कहा प्ले तो इसका मतलब क्या होता है, खेलना, तो ये प्ले हमेशा क्या है, प्लूरल में है ना। यदि आपने कहा रन, रन मतलब दौड़ना, ये भी प्लूरल में है। तो मतलब जो वर्ब की मेन फॉर्म अपने मेन फॉर्म में होती है तो वो हमेशा और हमेशा प्लूरल में होती है, और इसमें यदि हम रन्स कर दें, यस या यस लगा देते हैं तो ये सिंगुलर में चेंज हो जाता है, सिंगुलर में बदल जाता है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि यस या यस लगा दिए आप तो जाहिर सी बात है कि ये वर्ब आपका सिंगुलर बन गया, और तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। तो मतलब सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको यस या यस लगाना होगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और अदर प्लूरल्स हो, मतलब कोई प्लूरल हो, तब जाके वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को अपने कॉपी में लिख लीजिए, और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल करवा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए आपके पास एग्जाम्पल है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि क्या है, यहाँ पर है सब्जेक्ट, हमको सबसे पहले सब्जेक्ट पाना है। तो सब्जेक्ट हमने बताया कि कैसे पाएंगे, कौन लगा के। चलिए लगाते हैं, कौन लगाइए। वह क्रिकेट खेलता है, कौन क्रिकेट खेलता है, वह खेलता है, कौन खेलता है, वह खेलता है। मतलब हमको सब्जेक्ट मिल गया कि वह जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि ही जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। उसी तरह से क्रिकेट खेलता है, अब ही आपका सब्जेक्ट मिल गया, आपको पता है। इसके बाद हमको वर्ब लाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद यस या ईएस प्रयोग करना है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, खेलता है, मतलब प्ले, यही हुआ खेलना, प्ले। इसमें यस या यस लगा देंगे, प्लेज कर देंगे। वह खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप दे देंगे, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए आगे समझते हैं एक बार और। सोनाली एक पुस्तक पढ़ती है, कौन एक पुस्तक पढ़ रही है, कौन कौन, सोनाली। मतलब कौन लगा दिया आपने वर्ब में तो आपको सब्जेक्ट मिल गया। कौन एक पुस्तक पढ़ती है, सोनाली, तो सोनाली ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट मिल गया। सोनाली सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए मेन वर्ब में हम लोग यस यस का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले स्ट्रक्चर देखा। तो सोनाली ये हो गई, क्या पढ़ती है, पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती है मतलब रीड। तो ये देखिए रीड तो अपने मेन फॉर्म में प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे हमको करना क्या है, यस लगा के इसको सिंगुलर बना देना है। क्या पढ़ती है, अ बुक, ठीक है। आगे चलते हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं, ध्यान से देखिए सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वे क्रिकेट खेलते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है। कौन कौन क्रिकेट खेलता है, वे मतलब दे, खेलता है प्ले। अब देखिए प्लेज यहाँ पे नहीं करेंगे, है ना। जब आप देखेंगे यदि प्लूरल को प्लूरल फॉर्म में देखिए, इसके बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके बाद कोई यस या यस नहीं है, तो मतलब यस या यस हमको नहीं लगाना है। यस या यस नहीं लगाएंगे तो दे प्ले, क्या, वे क्या खेलते हैं, क्रिकेट, ठीक है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कौन जाते हैं, बच्चे, मतलब द चिल्ड्रेन जाते हैं, गो। अब बताइए चिल्ड्रेन तो आपका प्लूरल है, चिल्ड्रेन आपका प्लूरल है, तो यदि चिल्ड्रेन आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। वर्ब प्लूरल मेरा मेन वर्ब में है तो सही है,
मेन वर्ब में है मतलब गो जो है वो आपका अपने असली फॉर्म में है, मतलब गोज नहीं करना है हमको, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे तो गो हो जाएगा। टू कहाँ, स्कूल। ठीक है, कहाँ, स्कूल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, किसी भी सकारात्मक सेंटेंस को नहीं में बदल देने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो होता है नॉट, इंग्लिश में, है ना। यदि आप कहते हैं मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यदि आप कहते हैं नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता, तो वो सेंटेंस निगेटिव चेंज हो जाता है। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपने देखा, स्ट्रक्चर तो वही होगा, लेकिन इसको निगेटिव चेंज करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डज नॉट का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डू नॉट का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। मतलब ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे और आई, वी, यू, दे और प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे, अदर जो प्लूरल हो गए, उनके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए डू नॉट का प्रयोग हो कब रहा है, इसी सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले। कभी भी यदि आपको नॉट का प्रयोग करना है तो आप नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद कर सकते हैं और मेन वर्ब के पहले कर सकते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। अब यहाँ पे देखिए ये जो डज हम लोग लगा रहे हैं ये, और यहाँ पे ये जो डू लगा रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेंगे और जो फर्स्ट फॉर्म दोनों में लगेगा ये हमेशा मेन वर्ब के रूप में होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, इससे पहले हम लोग इसकी चर्चा कर चुकी है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और डज या डू का प्रयोग हुआ हो तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखिएगा, नहीं करेंगे। इसी तरह से जब हम लोग डिड का प्रयोग पास्ट में करेंगे, अभी देखेंगे, तब पर भी यहाँ पे वर्ब की सेकेंड का फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे समझ के चलते हैं कि जब भी डज या डू का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगा, इसमें यस या यस का कोई लेना देना नहीं होगा, उस पर हमको जोर नहीं देना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, चलिए, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, इसका मतलब कौन नहीं खेलता है, ही, वह, तो ही हो गया। देखिए सब्जेक्ट मतलब ही, इसके बाद डज लगाना है हमको, डज लगा दीजिए, नॉट लगाना है, ये वाला नॉट लगा देंगे, नहीं हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, क्या हो गया, प्ले, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जो बचा है, क्या बचा है, क्रिकेट, क्रिकेट लिख दीजिए, आपका एग्जाम्पल तैयार हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल आपका तैयार। सोनाली एक पुस्तक नहीं पढ़ती है, सोनाली एक पुस्तक नहीं पढ़ती है, कौन पुस्तक नहीं पढ़ती है, सोनाली एक पुस्तक नहीं पढ़ती है, तो कौन लगाने से आपको सब्जेक्ट मिलता है, चलिए सब्जेक्ट में लिख दीजिए सोनाली, सोनाली हो गया। सोनाली के बाद सोनाली सिंगुलर है तो डज नॉट, है ना, पढ़ती है नहीं पढ़ती है तो डज नॉट हो गया। रीड, रीड में अब देखिए हमको यहाँ पे नहीं लेना देना है कि यस या यस लगाना है कि नहीं लगाना है ना, क्योंकि डज या डू का प्रयोग होगा तो हमको वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, अ बुक। ठीक है, अब इसके बाद वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, है ना, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, मतलब वे डू नॉट लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले भी हो गया और उसके बाद ये क्रिकेट हो गया, डू नॉट लग गया, नहीं खेलते हैं, क्लियर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगा ही होगा। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो हमने बताया द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं, यदि नहीं जाते हैं, ता है ती है, देखिए हर एक सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, ता है ती है, ता है ती है, ता है ती है, मतलब जब सेंटेंस के अंत में ता है ती है आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा, इसको आपको एकदम रट जाना है ना। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा, नहीं जाते हैं तो आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद ही हमको डू नॉट लगा देना है, आपका सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है,
ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। अब यहाँ पे हमको समझना है, हमने एक बताया था कि एक जो हिंदी में प्रारंभ होता है क्या से, और एक जो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड वो सेंटेंस के बीच में होता है ना। यहाँ पर उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो क्या से प्रारंभ होता है उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर एकदम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होगा, लेकिन क्या करेंगे, जो हमारा वर्ब होगा डज, उसको उठा के सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। एकदम सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे जो अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग कर देंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के पहले। किसके लिए, जो क्या से प्रारंभ होगा। किसके लिए, जो क्या से प्रारंभ होगा। चलिए, क्या वह क्रिकेट खेलता है, वह कौन क्रिकेट, किसकी क्रिकेट खेलने की बात हो रही है, वह के लिए, मतलब ही के लिए। ही सिंगुलर है कि प्लूरल है, ही जो है आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, तो इसके पहले डज का प्रयोग कर देंगे, है ना। अब उसके बाद देखिए सब्जेक्ट में ही हो गया, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलता है, प्ले हो गया, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए जब हम लोग डज का प्रयोग कर ही दिए हैं तो यस या यस का ध्यान हमको नहीं देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा रहेगी। और क्या नहीं खेलता है, क्रिकेट। याद रखेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन जो होगा गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट क्या है, क्या सोनाली एक पुस्तक पढ़ती है, सोनाली की बात हो रही है। अब सोनाली सिंगुलर है कि प्लूरल है, सोनाली जो है वो सिंगुलर है, तो मतलब डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पढ़ती है, रीड हो गया, है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब कॉम्प्लीमेंट बचा, बचा क्या, अ बुक, तो अ बुक हो गया, ठीक है। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या करेंगे, वे कौन क्रिकेट, दे की बात हो रही है तो दे लिख दीजिए। दे आपका प्लूरल है तो इसके पहले डू लगा दीजिए इसके अनुसार। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, प्ले, प्ले हो गया, क्रिकेट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे प्लूरल हैं तो लगाइए डू द चिल्ड्रेन, डू द चिल्ड्रेन। स्कूल जाते हैं, गो टू स्कूल। क्लियर है। अब देखिए इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जब हम इसी सेंटेंस को इस तरह चेंज कर दें, वह क्रिकेट क्यों खेलता है, वह क्रिकेट क्यों खेलता है। दूसरा कर दें, सोनाली एक पुस्तक किस लिए पढ़ती है, क्यों पढ़ती है, या सोनाली एक पुस्तक कैसे पढ़ती है, तो हमको करना कुछ भी नहीं है। जब भी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आ जाएगा तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। स्ट्रक्चर सेम टू सेम यही फॉलो करना है, जो ये स्ट्रक्चर दिया है यही फॉलो करना है। बस करना क्या है कि आपको इसी दोनों स्ट्रक्चर के पहले जिस क्वेश्चन वर्ड का बीच में प्रयोग किया गया है उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख देना है। WH वर्ड कह लीजिए या क्वेश्चन वर्ड कह लीजिए, दोनों को ही एक ही कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा वाई, वाई का मतलब क्यों, हाउ का मतलब होता है कैसे, है ना। तो यदि आपको कहा गया वह क्रिकेट क्यों खेलता है, तो क्यों मतलब सबसे पहले हम वाई से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद डज ही प्ले क्रिकेट। तो इसी को बनाने के बाद पहले क्यों बीच में आया है तो हम लोग यहाँ पे क्यों आ जाएगा, ठीक है, इसको हटा देंगे। तो वह क्रिकेट क्यों खेलता है तो डज ही प्ले क्रिकेट, इसके पहले वाई लगा दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। मतलब सेंटेंस दोनों का सेम हुई होगा, बस क्वेश्चन वर्ड का होगा तो उसको हमको पहले उसका इंग्लिश लिख देना है, बाकी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका बन जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव मार्क लगाना नहीं भूलना है। क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाएंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ये एकदम सरल है। यदि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने आ गया तो आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी बनाने आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, जहां पर भी सब्जेक्ट होगा उसमें उसके बाद नॉट लगा दीजिए। मतलब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले बनाना है। जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या भी आया है नहीं भी आया है, मतलब यह एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। किस टेंस का है, ता है ती है।
ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव के लिए डज या डू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है, ही है, सब्जेक्ट ही है, ही के लिए हमको डज का प्रयोग करना है, डज का प्रयोग कर लीजिए। ये आपका डज हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमको वर्ब को रखना होता है, वर्ब रख लीजिए प्ले, और उसके बाद क्या खेल रहा है, क्रिकेट, क्रिकेट लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो मतलब हमको ये करना है कि सब्जेक्ट जहाँ पर भी होगा उसको ढूंढेंगे और उसके बाद ही नॉट का प्रयोग कर देंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। इसी दोनों स्ट्रक्चर पे ये दोनों काम करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, क्या सोनाली एक पुस्तक नहीं पढ़ती है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजिए। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। नेक्स्ट है, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ता है, ती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम लोग ता है, ती है से करते हैं। और क्या, क्यों, कैसे लगा होता है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमको सबसे पहले डज या डू से प्रारंभ करना है। ये देख लीजिए, वे जो है ये दे आपका क्या कौन सा है, सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं, कर दीजिए। उसके बाद नॉट का प्रयोग करिए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही नॉट का प्रयोग करना होता है। प्ले हो गया है ना, उसके बाद क्रिकेट। उसी तरह सेम टू सेम प्रोसेस, क्या वे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, इसका भी होगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो यूज होता है इसके अलावा कहाँ कहाँ किया जाता है ना। इसको आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे और पूरा इसको रट जाएंगे और समझ लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। पहली बात ये कि जब भी सदैव सत्य रहने वाली बात, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात को प्रकट करने वाली बात को कर रहा है। मतलब यदि आप कहते हैं पक्षी हवा में उड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है ये सत्य बात है कि पक्षी हवा में उड़ते हैं। और यदि आपने कहा सूरज पूरब से उगता है, तो ये भी सत्य बात है। यदि आपने कहा सूरज पश्चिम में डूबता है, तो ये भी सत्य बात है। मतलब जहाँ पर भी सत्यता की बात होगी, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है, किसी की आदत को दर्शाने के लिए, यदि आप कहते हैं कि वो डेली 10 किलोमीटर चलता है, वो उसकी आदत है, वो रोज पैदल स्कूल जाता है, ये उसकी हैबिट है, आदत है, मतलब हैबिट और आदत को दिखाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। सी गोज फॉर वॉक और डेली, बार बार दोहराई जाने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए, वही चीज़ है, आदत है, बार बार करेंगे, जब बार बार करेंगे तो वही चीज़ हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। भविष्य में घटित होने वाली किसी योजना को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। भविष्य की बात करेंगे, लेकिन भविष्य में किसी प्लान की बात करेंगे, तब हम जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। मतलब यदि हम कहें कि प्रधानमंत्री नेक्स्ट मंडे को आएंगे, प्रधानमंत्री नेक्स्ट मंडे को आएंगे, है ना, तो या तो फिर कहें कि प्रधानमंत्री जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़कर भारत आएंगे, कब, नेक्स्ट मंडे को। द प्राइम मिनिस्टर लिव्स फॉर द यूनाइटेड किंगडम एट 10 AM नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे 10 बजे को यूनाइटेड किंगडम से क्या होंगे, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आएंगे। तो ये यहाँ पे बात तो भविष्य की प्लानिंग की हो रही है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो जाएगा। किसी शेड्यूल को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। किसी ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ ही हो, तो इसमें भी क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है एच वाला, कि आंखों देखा हाल का प्रसारण। ये यदि आपने ये कहा कि पुलिस चोर का पीछा कर रही है, यदि आप इसका प्रसारण लाइव देख रहे हैं, आंखों देखा हाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस जो भी सेंटेंस बोलेंगे, भले आपको कोई भी हिंदी में सेंटेंस चाहे जैसे बोलिए, लेकिन उसका यूज हमको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से और अच्छे से देखिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ऑलवेज, एवरी, नेवर, ऑफन, नॉर्मली, सेल्डम, यूजुअली और समटाइम्स।
ये ऐसे वर्ड्स हैं, यदि आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में दिख गया तो आप आंख मूंद के क्या करेंगे, ये जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। यदि कहीं पर सेंटेंस में आपको कहीं गलतियां दे रहा है या कहीं रिक्त स्थान भरने को फिलिंग द ब्लैंक के लिए दे रहा है, तो आप आंख मूंद के उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उस वर्ब को रख दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, उनके फॉर्म्स को देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से हम लोग एक एक टेंस का एक एक क्लास में देखते हुए चलेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम लोगों को समझने का जो क्षमता होगा, एक एक टेंस को समझते चलेंगे और समझ हम लोगों का विकसित होगा। तो नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग और अच्छे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।